सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का आज अलविदा हो गया है जी दुनिया से। और अफसोसनाक खबर जिसके बाद आज पूरा मुल्क जो है इस खबर के बाद जो है वो शोक में डूबा हुआ है। साथ ही साथ जो है ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी अगर मैं बात करूं तो वो ऐसी नामवर और ऐसी अगर मैं अहद कहूं तो गलत नहीं होगा, पूरी सदी थे वो, एक पूरी लाइब्रेरी थे, एक पूरा ख़जाना थे जो कि आज रुखसत हो गया है दुनिया से। और पाकिस्तान में ऐसे फ़ख्र पाकिस्तान के नाम जो हैं वो बहुत कम हमें मिलते हैं, जिनके जाने के बाद, जिनके दुनिया से रुखसत होने के बाद जो है वो मनाजर जो आज थे पूरे पाकिस्तान में वो कम ही देखने को मिलते हैं कि हर आंख अश्बार थी, हर दिल सोगवार था, हर दिमाग इस बात में डूबा हुआ था कि वो पहला मर्द कॉम्पेयर पाकिस्तान का अनाउंसर, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के पहले जिनको एजाज़ हासिल था, जिनकी आवाज़ जब कानों में पड़ती थी और उनकी आवाज़ जब सुनाई देती थी तो एक इंसान ठहर सा जाता था कि इतनी बुर्दबारी, इतनी क्लैरिटी, इतनी बेहतरीन शख्सियत के हामिल वो इंसान जो कि आज दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक छोटा सा हम जो है वो पैकेज उनके लिए तैयार किया है। आइए वो आपको दिखाते हैं। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का खुदा हाफिज। मारूफ टीवी कंपेयर और कई फिल्मों में अपने अदाकारी के जौहर दिखाने वाले तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज की उम्र 84 बरस थी और वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। तारिक अजीज अदीब, शायर और साबिक रुकने कौमी असम्बली भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मारूफ अदाकार तारिक अजीज PTV के मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर के मेजबान थे। तारिक अजीज ने रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी कैरियर का आगाज किया था। इन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर होने का एजाज हासिल है। 1936 में भारतीय शहर जलंधर में आंख खोलने वाले तारिक अजीज क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के हमरा सूबा पंजाब आ गए। उन्होंने साहिवाल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज PTV के सबसे पहले मर्द अनाउंसर बने। ताहम उन्हें असल शोहरत PTV के मारूफ गेम शो नीलाम घर से हासिल हुई। वो इस प्रोग्राम की कमोबेश 40 साल तक मेजबानी करते रहे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारिक अजीज की खिदमात के सिले में इन्हें 1992 में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। तारिक अजीज ने सियासत के मैदान में भी जोर आजमाई की और 1997 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस आज हुआ जिसमें सदारती रेफरेंस के खिलाफ समाअत में जस्टिस फाइज ईसा खुद पेश हुए। हर जज काबिल एहतसाब है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क सामने आए। ये केस जहां से शुरू हुआ और अब जाके जो इसने एक टर्निंग पॉइंट लिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर आ गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से थोड़ी सी आपको चीज़ें बताती चलूँ। मार्च 2018 में जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री हुई। फिर उनकी सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से तैनाती के खिलाफ एक पिटिशन दायर की गई थी जिसकी आला तरीन मुल्की अथॉरिटी में सुनवाई हुई। 1 जनवरी 2016 को एडवोकेट रियाज हनीफ राही ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पिटिशन फाइल की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में रवां साल मई के इख्तिताम पर ये रिपोर्ट सामने आई थी जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से राब्ता करके शिकवा किया था। सदारती रेफरेंस के खिलाफ समाअत में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद पेश हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त में मजीद दस्तावेजात जमा करवाए। दस्तावेजात में बताया गया कि इमरान खान न्याजी के नाम पर बरतानिया में 6, शहजाद अकबर के नाम पर 5 जादे हैं। ये मालूमात बरतानवी रिकॉर्ड के सर्च इंजन 192.com से ली गई हैं।
दस्तावेजात ने बताया ये वही सर्च इंजन है, नाज़रीन आपको याद दिला दें, जिसमें माजी पर जहां से ये मालूमात बरतानवी लैंड रिकॉर्ड की जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी जो है वो हासिल की गई थी हुकूमत की जानिब से और पेश की गई थी कोर्ट के अंदर। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया जायदादों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देने के लिए तैयार हैं। अहलिया वीडियो लिंक के जरिए जायदाद से मुतालिक बताना चाहती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आज अपनी अहलिया का अहम पैगाम लाया हूँ, वो जायदादों के जरिए बताना चाहती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया जवाब देती हैं तो सारा अमल शफाफ हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए। अहलिया का मौक़िफ़ सुनकर जितने मर्जी सवाल करें, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, काजी फाइज ईसा साहब ने आगे से ये रिमार्क्स दिए। दूसरी जानिब शहजाद अकबर ने एक ट्वीट में बैरून मुल्क कोई भी जायदाद रखने की तरदीद कर दी है। फरोग नसीम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अदालत में जमा कराए गए दस्तावेजात का जवाब दिया है, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि लंदन में मेरी एक प्रॉपर्टी भी निकले तो जब्त कर लें। मजीद ये कहा, प्रॉपर्टी जब्त करके पैसा कौमी खजाने में डाल दें। आपको याद होगा नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जब पैनमा का केस सामने आया तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा इस तरह से आके जब केस स्टार्ट हुआ या मिडल ऑफ दी हियरिंग था तो उस वक्त इस तरह के स्टेटमेंट्स देते थे जो कि तरदीदी स्टेटमेंट्स होते थे या जो कि अपने हक में दलाइली स्टेटमेंट्स अगर कहा जाए तो वो होते थे। इसी तरह के स्टेटमेंट्स अब इस मामलात में भी इस तरह के नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या होगी ये तो इस केस के आखिर तक ही पता चल सकेगा। इस हवाले से सबसे पहले तो बात करूंगी, इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें खालिद जावेद साहब हैं, आप सीनियर माहिर कानून हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिद जावेद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। साथ ही हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे असद अली तूर, जो कि इस सारे बेसिकली कोर्ट रिपोर्टर जो सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली और क्लोजली मॉनिटर करते आए हैं अब तक की सारी हेयरिंग्स को, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या माजरा है। मैं आपकी तरफ जाती हूँ खालिद जावेद साहब, मुझे बताइएगा कि ये तो टर्निंग पॉइंट कुछ और ही आ गया। केस शुरू हुआ था काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, उनकी अहलिया की प्रॉपर्टी के हवाले से। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो आज दस्तावेजात जमा कराने की बात हो रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान की, शहजाद अकबर साहब की और इसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी नाम है, तो अब क्या होगा आगे फिर? शुक्रिया मिस रिदा सैफ़ी। देखिए, आज की हेयरिंग जो है, अगर हम उसको ये कहें कि इट वाज अनप्रेसिडेंटेड तो ये बेजाना होगा, इसलिए कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सुप्रीम कोर्ट जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी ज़ेर समात हो और सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच पटिशन सुन रही हो कि रेफरेंस जो है उसको ख़ारिज किया जाए। वो मेंटेनेबल नहीं है, वो बदनीयती पे मबनी है। और उस हेयरिंग में एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सिटिंग जजेस के सामने एक मुद्दई की हैसियत से ज़ाती तौर पे पेश होके अपना मौक़िफ़ बयान करे, ऐसी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। अब जो सूरत हाल जो सामने नज़र आ रही है, मुअज़्ज़ज़ अदालत के सवालात और जो पार्टियां हैं उनके जवाबात को अगर हम मद्देनज़र रखें तो मेरे ख़्याल में ये सूरत हाल पेश आने की एक वजह जो नज़र आ रही है वो ये है कि कल ये ऑब्ज़र्वेशन दी गई थी कि क्यों ना मामले को FBI के सामने भेज दिया जाए जो अहलिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनको डिस्क्लोज़ किए जाने के बारे में कार्रवाई करके 2 महीने में रिपोर्ट दे। मेरा ख्याल है और भी दोस्तों का ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा था, इसलिए कि आर्गुमेंट्स जो मुद्दई की तरफ से हो रहे हैं वो ये हैं कि रेफरेंस को खारिज किया जाए, रेफरेंस बदनीयती पे मबनी है। और हुकूमत का कहना ये है कि मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, इस वास्ते रेफरेंस काबिल समात है। बात ये हो रही थी, लेकिन अब वो चलते चलते बात ये आ गई कि आया ये अगर कोई वायलेशन है, अगर कोई गलती है तो क्या वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मुतलका दफ़ात के तहत FBI की जुरिस्डिक्शन बनती है या कि उस बुनियाद पर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का मुकदमा कौंसिल में पेश किया जाए। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की अमर्ज होती नज़र आ रही है।
अच्छा, आपको आप मुझे ये भी बताइएगा खालिद जावेद साहब, इस सारी सिचुएशन में जाहिर सी बात है अब एक ये जो बिल्कुल ही सिचुएशन अब तो बदल गई, चेंज हो गई अचानक से, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, अब क्या जो चीज़ें ख़ास तौर पे ये 192 जो सर्च इंजन की भी बात हो रही है, जहाँ से ये सारी दस्तावेज़ात ली गई हैं, क्या इसकी शफाफियत पे फिर कितना भरोसा है हुकूमत को भी और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसी का रेफरेंस दे दे के पहले भी दस्तावेज़ात जमा कराई गई, अभी भी जमा कराई जा रही हैं, और क्या इस तरह की सर्च इंजन को मद्देनजर रखते हुए उसकी दस्तावेज़ात को लेते हुए क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है और पूरा इतना बड़ा केस चल सकता है? देखिए, जो वैसे तो चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और हम उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तबसरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात किए हैं हुकूमती वकील साहब से और जो जवाब आ रहे हैं या जो मज़ीद सवालात किए जा रहे हैं और उनके जवाब अभी तक नहीं आए हैं, उनके ऊपर अगर हम एक नज़र डालें तो एक बात सामने नज़र आ रही है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत हुकूमती वकील से बार बार ये पूछ रही है कि ये एसेट रिकवरी यूनिट जो है ये किस कानून के तहत बना है और किस कानून के तहत इसने ये कार्रवाई की है, और वो कानून बताइए, वो इख्तियारात बताइए, वो आइनी जो दफ़ात हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो बताइए जिसके तहत एसेट रिकवरी यूनिट को ये हक हासिल हुआ या इख्तियार हासिल हुआ कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात यह है कि आज जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा अदालत में ख़ुद पेश हुए तो उन्होंने अपनी बात को बड़ा महदूद रखा जी। उन्होंने कहा जी कि मेरी अहलिया के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि उनकी जायदादें लंदन में हैं या मुल्क से बाहर हैं, तो मेरी अहलिया का ये पैगाम मैं लाया हूँ कि वो कहती हैं कि मुझे सुना जाए, मैं वजाहत करूँगी कि मेरी कोई जायदाद है या नहीं है, अगर है तो वो किस तरह से बनी है। ठीक है। कानून का बुनियादी असूल ये है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अगर उन्होंने एक ऑफर दिया है कि भाई जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके नाम के प्रॉपर्टी होने की वजह से ये केस सारा बनाया गया है, अगर वो वजाहत करना चाह रही है तो उसको वजाहत करने का मौका दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि अदालत ने फ़िलहाल जो वीडियो लिंक के ज़रिए उनको सुनने से फ़िलहाल उनको इजाज़त नहीं दी है और ये कहा है कि आप तहरीरी तौर पे उनका मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दें। ठीक है, मैं असद अली तूर साहब की तरफ भी बढ़ती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और ऑफ कोर्स इस सारे केस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं डे वन से। थैंक यू सो वेरी मच असद अली तूर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। असद साहब बताइएगा कि जैसे कि खालिद जावेद साहब भी यहाँ हमारे पास बैठे, सीनियर माहिर कानून है, और जिस तरह से इस केस की सुनवाई होती रही, पैरवी होती रही, अब एक टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है इसमें। केस शुरू हुआ था जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से, उनकी वाइफ के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, लेकिन अब जो दस्तावेज़ात जमा कराई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के हवाले से, शहजाद अकबर साहब के हवाले से, तो ये सिचुएशन क्या रही, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ आपने क्या देखा। अच्छा, ऐसा है कि जहाँ तक जो दस्तावेजात हैं इमरान खान और शहजाद अकबर साहब मुतल्लिक, वो बड़ी दिलचस्प हैं। बज़ाहिर उसका एक पहलू ये जा रहा है कि शायद उनकी प्रॉपर्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि असल में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया कि अगर आप इंटरनेट पर जाकर किसी के नाम को सर्च करेंगे तो उसके नाम की जायदादें आ जाएगी, और वो जायदादें लाजमी नहीं कि वो ठीक हो, और वो उन्होंने इसलिए डाला कि मेरी एक्यूरेट मेरी फैमिली की जायदादें सिर्फ इसलिए निकालनी कि वो इन्होंने इंटरनेट से नहीं निकाली। कब तक हुकूमत का ये दावा रहा है कि शिकायत कुनिंदा ने इंटरनेट वेबसाइट पर जाकर 2 से 3 पाउंड देके वो जायदादों का एड्रेस दिया। तो जैसे काजी भाई साहब ने उसमें स्टैब्लिश किया है कि ये दरअसल सर्वेलेंस हुई, मेरी जासूसी की गई और मेरी फैमिली के एड्रेसेस एक्यूरेट निकाले गए, ये इंटरनेट से नहीं निकाला गया। तो एक तो वो ये उसका पहली बात। दूसरा उसमें साथ ये है कि जो हुकूमत है वो अभी तक काफी मुश्किल में है। जिस वादे तौर पर कह रहे हैं कि उनको रेफरेंस
जिस अंदाज में बनाया गया, जिस अंदाज में सारी कार्रवाई की गई, जी उसकी लीगैलिटी के पे इश्यूज हैं और उनका ARU पे बड़े सीरियस क्वेश्चन हैं। वो सर्वेलेंस की बात भी करते हैं, इवन के बार बार इशारा भी देते हैं कि अगर आप चाहते हैं ये कार्रवाई चले तो हम लोग फिर सर्वेलेंस पर बात करेंगे। तो वो चीजें हैं कि जो जिससे हुकूमत को अभी तक मुश्किल में डाला हुआ है। एक सही। FBR का ऑप्शन जजेस ने दिया था कि आप FBR चले जाए, वहां पे जाके जज साहब की अहलिया से जवाब दे लें जिनके नाम पर वो जायदाद है। ओके हुकूमत आज उस पर आमादा होगी थी, हाँ लेकिन आज जस्टिस काजी फैसल ने एक बड़ी ड्रामाई एंट्री दी सुप्रीम कोर्ट में। वो आगे काफी जज्बाती अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने उस गुफ्तगू के स्थान पर आउटराइटली वो ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये ऑप्शन नहीं लूंगा और अगर आप लोग एहलिया से वीडियो लिंक पर सवालात कर लें ठीक है। तो आप जो बहुत शुक्रिया असद अली तूर साहब आपका। आपने सुना जिस तरह से खालिद जावेद साहब, बस लास्टली आपसे सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन में अब जो अभी उन्होंने बताया कि कोर्ट में क्या हुआ, आप क्या समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं फिर आगे जाके क्या हो सकता है ये, चूँकि अब दस्तावेजात इस तरह से उन्होंने कहा है, वही वाली बात जो कि मैंने सवाल आपसे पहले ही कर दिया था कि सर्च इंजन पर क्या इतना भरोसा कर सकते हैं हम कि इस तरह तो फिर किसी की भी कहीं भी जायदादों के हवाले से चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या इसमें अब इस आफ्टर दिस टर्निंग पॉइंट क्या कोई मजबूती रहती है हुकूमत की जानिब से जो केस बनाया गया उसमें? तूर साहब ने बिल्कुल सही ऑब्ज़र्व किया कि काजी साहब ने ये सब चीज़ें जो अदालत के सामने रखी हैं तो उसका एक बज़ाहिर नुक्ता नज़र ये भी हो सकता है कि देखिए अगर जिस सोर्स से हुकूमत ने वो जायदादें निकाली हैं उस सोर्स से तो ये फ़लाँ इमरान खान और अकबर शहजाद और फ़लाँ मिस्टर फ़लाँ के नाम भी जायदादें अवेलेबल हैं जिसको वो मना कर रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत में ऐसी सोर्स के ऊपर एक इतना बड़ा सीरियस इक़दाम किया जा सकता है कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ख़िलाफ़ इस तरह की जो मालूमात हैं जो काबिल भरोसा नहीं हैं और जिन मालूमात को हुकूमती ज़राए जब अपने ऊपर बात आती है तो वो साफ मना कर रहे हैं, तो क्या इन ऐसी मालूमात के ऊपर इस तरह का सब सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के ख़िलाफ़ काउंसिल में केस किया जा सकता है? ये बड़ा सीरियस मैटर है। देखिए सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बेसुरोपा इल्ज़ामात लगा के उनको प्रेशर में लाने का मतलब है कि आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर रहे हैं, आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं देख रहे हैं। आज तक वो कंप्लेनेंट, उसकी हैसियत क्या है, उस कंप्लेनेंट की कंप्लेंट क्या है, वो कंप्लेंट जो है कंप्लेनेंट की ग्रीवांस क्या थी, आज तक वो भी हुकूमत जो है वो सही तौर पे कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब आपका, सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा केस के हवाले से जिस तरह से ऑब्जर्वेशन और बता रहे थे, जाहिर सी बात है इस केस में अभी बहुत सारे और पहलू हैं जिनको देखना बाकी है और अभी इसकी हेयरिंग चल रही है, तो इस हवाले से इस पर मज़ीद बात तो नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेट सी बात है अब आइंदा आने वाले दिनों में, चूँकि अब ये जो पहलू इसका आज सामने आया है दस्तावेज़ात जमा कराने के बाद काजी फाइज़ ईसा साहब के ख़ुद के, तो फिर इसके बाद देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। पहले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आज जो है वो बड़ी अपडेट्स इस हवाले से भी हुई जहां हमने ये देखा कि कौमी असम्बली में आज ऐवान के अंदर PTI से इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया। सरदार अख्तर मैंगल यानी कि BNP के जो सदर हैं उन्होंने 4 सीटें 4 नशस्तें हैं जो कि हुकूमत के पास हैं, और दूसरा ये कि अगर इस टाइम पे इस पॉइंट पे जहाँ पे एक तरफ हम हमेशा ये देखते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिंध के अंदर जब ये आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि कुछ उठक बैठक करने के लिए आ रहे हैं या सिंध सूबे में कुछ चेंजेस करने के लिए आ रहे हैं, एंड उसी वक्त हम देखते हैं कि हुकूमत के साथ पीछे से कोई ना कोई हाथ हो जाता है, जैसे कि आज नज़र आया जहां एक तरफ जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो सिंध के दौरे पे थे 2 रोज़ा, वहाँ पे हमने देखा कि पीछे से उनकी अपनी हुकूमत के साथ ही 4 सीटों के हवाले से एक हाथ हो गया। और दूसरा ये भी सरदार अख्तर मैंगल ने जो कहा उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने दुरुस्त भी कही क्योंकि वो सारी इस वक्त ऑन रिकॉर्ड भी है। दूसरी जानिब भी एक
बहुत बड़ा मामला वो ये था कि पीटीआई के बानी रुकन नजीब हारून साहब ने भी कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था। आखिरकार क्यों दिया था, क्या हुआ था? और 18 अप्रैल को ये उन्होंने अपनी पार्टी की कौमी असम्बली की नशिस्त से जो है वो इस्तीफ़ा दिया था। उनका भी शिकवा था, ठीक है, इत्तेहादी भी शिकवा शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी के कुछ अरकान भी शिकवा शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? सवाल ये है कि 2 साल हुकूमत को मुकम्मल होते हुए आ रहे हैं और आज भी लोगों ने इस बात पे बड़ी तनकीद की कि एक पार्टी के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जो वक्त उनको दिया गवर्नर हाउस में, यकीनन मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, वो इतना कम क्यों था? उससे ज़्यादा का वक्त तो उन्होंने एक सहाफ़ी को मिलने के लिए आज दे दिया। तो ये इस तरह के सवालात हैं जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए ही जन्म लेते हैं। मीडिया का कोई अपना शौक नहीं होता कि जी वो खुद से सवालात करे। बहरहाल जी, इस पर मैं बात करूंगी। आज में ज्वाइन क्या है, नजीब हारून साहब हैं। जाहिर सी बात है आप बानी रुकन में से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप MNA हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नजीब हारून साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नजीब हारून साहब, एक तो काफ़ी अरसे से आप गायब थे, ख़ासतौर पर जब आपने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद से तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट था आपकी तरफ से। शिकवे शिकायत दूर हुए, मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म से? नहीं, मेरी वज़ीर आज़म साहब से तकरीबन 1 महीने बाद इस्तीफ़े की मुलाकात रही और उन्होंने बड़ी तवज्जो से मेरे जो बातें थी, वैसे तो मैंने तफासील जो थी, तफसील जो थी वो 4 सफ़े के कागज़ पे भी लिख दी थी ताकि वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, क्योंकि एक बड़ा फैसला था और उस लिहाज से तकलीफ दे होता है। लेकिन चूँकि मैंने उस वक्त ये समझा कि यही उन हालात में मुझे करना चाहिए तो मैंने किया था, तो उन्होंने कुछ को पे तवज्जो दी और कुछ के ऊपर अभी अमली इक़दाम होना है। तो मेरी आखिरी में जो उनसे गुजारिश थी कि ख़ास तौर से मेरा जो शहर, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो ये सूबा सिंध है, तो इसकी जो कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि कराची इस वक्त बेहाल है, ख़ास तौर से कराची का जो पानी का मसला है वो इंतहाई गंभीर है। तो मैंने अपनी MNA-शिप तो गई एक तरफ, जो एज एन इंजीनियर, एज अ टेक्नोक्रेट, मैंने उस पेशकश की उनको कि मैं वो जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, बल्कि जो धसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैं उसमें से निकालूं और मुझे उन फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले और फिर हमें जो भी सिंध गवर्नमेंट के साथ इंटरफेसिंग है, मेयर ज़ाहिर है कराची में MQM के हमारे एलाइज के हैं, तो लेकिन सबको पानी के ऊपर मैं समझता हूँ कि सियासत पाकिस्तान के शहर के अंदर जो कि लहूलुहान रहा है और जो इस वक्त बहुत ही कसमा पुरसी के अंदर है, तो उसकी पानी के ऊपर आपको इस बात का एहसास है क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से की मेंबर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद कराची से भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन क्या उसके बाद आपको लगता है कि उनको इस बात का, जब आपने ये सारी बातें की हैं, उनको एहसास हुआ है? क्योंकि इस वक्त जब वो कराची के दौरे पर आए हैं, कल से जो हमने देखा है, उसमें इस वक्त कोई ऐसे बड़ा अनाउंस वो कराची के लिए कुछ करके नहीं गए। अभी तक हमने नहीं देखा कि इन 2 रोज़ा दौरे में उन्होंने कोई ऐसी बात की हो, और जहाँ उन्होंने MQM पाकिस्तान जो कि आप कह रहे हैं, एज यू हैव सेड इट, अभी तो उनसे भी मुलाकात की और एक तरफ आपको पता है वहाँ आज मेंगल साहब ने क्या अनाउंस कर दिया है। तो इस सिचुएशन में जो है अब क्या होगा? देखिए, एक ख़ानदान होता है और आमतौर से पार्टीज हुकूमत में आती हैं, हाँ। और जब आप एक एलाइज के साथ आते हैं तो आप रिश्तेदारी बढ़ाते हैं। जैसे किसी में कुछ ससुरालें हो जाती हैं बच्चों की, अच्छा जैसे ये ख़ानदान बड़ा होता है तो उसमें उन सबको मुतमईन रखना, उनके साथ इंगेजमेंट रखना, और जो अब वादे किए जाएं तो उनको नाप तोल के किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वक्त तेज़ी से गुजरता है और तवक्कुआत को ऊपर लेके जाना बड़ा आसान होता है। तो ये ग्रीवेंसेस, शिकायत एलाइज की मैं समझता हूँ कि दूर होनी चाहिए थी और ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था, उनके साथ इंगेजमेंट होनी चाहिए थी। मेंगल साहब वाले भी बहुत ज़ौक़ शौक़ से आए थे। मुझे बहुत ज़्यादा तफसील तो नहीं पता, क्योंकि मैं उनके साथ जो मायदा हुआ उसके अंदर उस ज़माने में जहांगीर तरीन साहब लीड कर रहे थे, और वो मुआहिदा तो शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर असल में तरीन क्या और होता है, सुमरो ने किया। असल में क्या होता है कि जो जाके मायदा करें वो एक अमानतदारी का मामला होता है, क्योंकि जब आपने एक चीज़ तय की तो वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, और अगर पूरी किसी वजह से नहीं हो रही तो उसके बदले में या और कुछ मामलात को
उसको मुतमईन मुआहदे करने वाले भी तो मुलाकातें कहीं और कर रहे हैं। इस वक्त तो जहांगीर तरीन साहब लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे वो हैं। खैर पाकिस्तान पे अल्लाह रहम करे। देखें एक बात याद रखो, जिन्होंने मुआहदा किया वो खुद ही कहीं किसी और से मुलाकात कर रहे हैं, तो मुआहदा बेटा कैसे एक बात वादे याद निभाओगे? रखो हाँ। कि पाकिस्तान के अंदर हर एक ने कुछ ना कुछ किया। जो एक कहना चाहिए जो पाकिस्तान है वो हर सौदे में घाटे में रहा। तो इस बात मैं समझता हूँ कि सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फाइनली, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मामला तो दुरुस्त नहीं है, तो वो कोशिश कोरोना नहीं, से मतलब 2 साल में नए पाकिस्तान में नहीं हो सकती और पूरी? कोशिश होनी चाहिए, फिर और कोशिश होनी चाहिए और ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए, ताकि आपको बाहें खोलनी है, सबको समेटना है, बड़ाई से मामलात करने हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर ये स्लिपेज हो, ये चाहे जो मामलात एलाइज के हों, चीज़ों के हों, तो कुछ ना कुछ सही नहीं हो रहा तो ऐसा हो रहा है ना। और आपने जहांगीर साहब की बात की कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ मिले हैं या कहाँ नहीं मिले हैं, तो वो लोगों के साथ ये चलता रहता है जो ये जगल पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, जब चेंज और ऑफ मैंने गार्ड इस्तीफा आया भी जब दिया, हाँ। तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ लिखी कि ये मेरी पहली पार्टी है, इमरान खान मेरा लीडर है, ठीक है ना, और मैं इसी पार्टी का बानी हूँ और इसी पार्टी के अंदर मैंने 24 साल जिंदगी के लगाए और यहीं दुरुस्तगी करना चाहता हूँ और यहीं बनना चाहता हूँ। क्योंकि आपका कमिटमेंट, क्योंकि जब तक किसी मकसद से और किसी टीम के साथ ना हो, ये नहीं कर सकते कि किराएदार तो ये कर सकता है कि आज यहाँ है, कल वहाँ दूसरी जगह जाके किराए पे मकान ले लिया। कल जो मालिक मकान होता है उसको वहीं पे रहना होता है और वहीं हालात की दुरुस्तगी करनी होती है, उसी मोहल्ले में, उसी घर में, उसी बिल्डिंग में, उसी जगह के ऊपर। तो यानी मेरा यही सोच है कि इस वक्त कराची खुसूसी तौर पे जो अभी आपने बात कही थी कि क्या इमरान खान साहब को पूरा रियलाइजेशन है कि जो इंजन पूरी ट्रेन को खींच रहा है, अगर वो इंजन किसी वक्त खराबी का शिकार है या उसके अंदर तेल पानी पूरा नहीं है या उस इंजन मसाइल का शिकार है, तो पूरी ट्रेन खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान के रेवेन्यूज जो है वो कराची दे रहा है, 60% से ज़्यादा मरकज़ को और 90% से ज़्यादा सूबे सिंध को। तो जो दूध देने वाली गाय होती है उसकी सेहत के लिए हर एक को फिक्र करनी चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसकी जो भी मसाइल हैं, और जिसमें से पानी को मैं एक नंबर, ज़िंदगी के लिए बुनियादी ज़रूरत है ना, इसमें फसाद हो सकते हैं और बड़ा तकलीफ दे है लोगों के पास कि जब आपके शहर को आधा पानी मिल रहा हो ज़रूरत से, या वो लोगों को की ज़रूरियात ना पूरी हो रही हो, तो आप ये तो कर सकते हैं कि इनका पानी बंद किया, उनका खोल दिया, उनका बंद किया, इधर इनका खोल दिया। लेकिन पानी के ऊपर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को भी इसकी अहमियत और मैं पूरे पाकिस्तान की क्या। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मुलाकातें इस तरह की होती रहती हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये सबको पता है, आपकी अपनी पार्टी में लोग ये कहते थे जहांगीर तरीन साहब तो वो आदमी है जो जाते ही मुलाकात करने के लिए इसलिए थे कि लोगों को पता होता है कि जब तोड़ जोड़ का गेम शुरू करना होता है तो जहांगीर तरीन साहब इज द रेलिवेंट पर्सन फॉर डूइंग दैट। तो क्या अगर वो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, जो कि बावसूख जराए बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि चेंज ऑफ गार्ड की तरफ कोई बात जा सकती है? क्योंकि आप लोग खुद भी नाला हैं, आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नाराज हैं, और इत्तेहादी तो अब बिल्कुल ही खुल के सामने आ गए, जैसे कि अख्तर मेंगल साहब हैं। मेरे मामले को जहांगीर तरीन या अख्तर साहब के मामले से अलग रखें, क्योंकि मैं घर का आदमी हूँ, घर में दुरुस्तगी चाहता हूँ। ठीक है ना। मैंने पार्टी का मैं एमएनए हूँ था, मुझे टिकट मिला, मैंने अमानत खान साहब को वापस की थी और मैंने पार्टी को क्विट करने की कोई बात नहीं की। अभी जो आप बात कर रही हैं, ज़ाहिर बात है कि जैसे कोई अच्छा बैट्समैन हो या अच्छा बॉलर हो, तो वो मैं जहांगीर साहब की बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है कि वो जिस टीम में खेलेगा वही उसी के लिए बैटिंग या बॉलिंग करेगा। या आप यानी कि मान रहे हैं? ठीक है। नहीं, मतलब अगर ज़ाहिर बात है उनकी जो सलाहियत थी, जिस रवानी के साथ उन्होंने सफ़र किए, फलांग मामलात किए, और मतलब है, और उसमें मैं भी ये समझता हूँ कि मुझे जब कोई सूबे सिंध में, शहर कराची में मरकज़ से या KPK से या पंजाब से आता है, क्योंकि सिंध के अपने बड़े, कराची के अपने बड़े, यहाँ के मामलात, यहाँ के, मैं पार्टी का सीनियर तरुण रुकन हूँ,
तो लेकिन आपको तो 65 साल मेरी उम्र है, मैं पार्टी का वफादार तरीन आदमी हूँ, मैंने हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ, यानी मैं फॉरेन क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ। बिल्कुल। तो मतलब है कि यानी कोई क्राइटेरिया में, यानी आपके घर के मामला चलाने के लिए अगर मैं जाके अमल दखल करूँ तो आप बहुत खुश तो नहीं होंगी ना। हाँ। तो यहाँ के मामला यहीं पॉइंट के ये बड़ों है को कि देखना है। इलेक्टेबल्स के तो खिलाफ थे आप लोग। आप वजीर आजम साहब तो इलेक्टेबल्स को कहते थे कि जी इलेक्टेबल्स आर नॉट द वो रेलेवेंट कहते हैं थिंग। ना कि बाद औकात तो फिर अल्लाह ये ने, क्या हो गया? बाद औकात अल्लाह ने बहुत ज्यादा इम्तिहान लेना होता है। हाँ। कि 22 साल के बाद हम ये इलेक्शन जीते। तो ये तो आप और लोगों को उसके- होना चाहिए था जिन और जगहों पे। उसमें भी वो जो नंबर था वो इतना मार्जिनल था। हाँ। कि जाहिर बात है कि उसके अंदर अलायंसेस करने पड़े, मामलात करने पड़े, गिनती पूरी करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन उसकी भी अच्छी रवायात जन्म लेनी चाहिए थी। जो भी मामलात किए, जिस वक्त किसी के साथ लेन देन होता है तो उसमें तय होता है, लिख के तय होता है, उसको पूरा होना चाहिए। और अगर किसी वजह से कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही थी तो भी उनको अलाइज को आधे से ज्यादा काबीना में इस वफाकी तो अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं ना, जिसके ऊपर बार बार सवाल हो रहा है कि वो तो उनमें से तो बहुत सारे किसी पार्टी से भी नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने फिर भी आप मैंने लोग अपनी उठा के मुलाकात डाले। में खान साहब की तवज्जो भी दिलाई थी, और अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने आज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने ये ऐलान भी किया कि ये सब अपने असासे जमा कराएं। क्योंकि जब तक देखें जो इलेक्टेड है, आई मीन जो भी है जी। या MPA है, वो एक इलेक्शन कमीशन के फिल्टर से गुजरता है। वो फिल्टर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना, और टाइट फिल्टर होना चाहिए। क्योंकि फिर भी है एक। हाँ, लेकिन वो जो आज एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, लेकिन जो भी है हाँ। उससे गुजरता है। राइट। लेकिन जो नॉमिनेटेड आते हैं, हाँ। उनकी पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, लोग उनके बारे में पता होना चाहिए कहाँ से आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, पाकिस्तान में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, पाकिस्तान के खजाने में कितना टैक्स दिया है उन्हें, उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पंछी तो मतलब जब फिर तो आधे से ज्यादा लोग आपके मतलब कैबिनेट के तो फिर तो बिल्कुल फारिग हो देखिए- जाएंगे ना। देखिए, उसमें तो पाकिस्तान- सिटीजनशिप में तो फिर जुल्फी बुखारी साहब जाएंगे, फिर तो अविस बादशाह साहब जाएंगे, देखिए- फिर तो सो एंड देखिए, ऑन एक बात याद रखें। हाँ। कि दुनिया में आज तक जितनी तारीख मैंने पढ़ी है, किराए के गोरिल्लों से कोई जंग नहीं जीती गई। तो जो ये लोग- खान साहब नहीं समझ रहे बात। नहीं, मैं जो अपनी बात कह रहा हूं, आप लोग को आगे खान आना साहब- चाहिए ना। खान साहब देखिए ना, मैं अपनी बात अपनी आपने मुझे बुलाया ना, मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि जिन लोगों का मरना जीना यहाँ पर है, वो ये लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तान की। आप अब जिन लोगों का के पास कोई चॉइस नहीं है, वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ेंगे। जो एक जहाज का टिकट चढ़ा के कहीं जा सकते हैं, वो तो फुर से उड़ जाएंगे। सो मतलब थिंग्स हैव टू बी करेक्टेड। हमें चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त करना है। कौन और करेगा? हम करेंगे, मैं करूंगा, आप करेंगी, पाकिस्तान के लोग करेंगे, चीज़ों की निशानदेही करेंगे, उसके ऊपर बात होगी। और फिर उसके बाद चूंकि जो हम करते रहे हैं माजी में ज़्यादा, और अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत सारे करेक्शंस लगने हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि सीटों को गरमाने के लिए आप कहीं से भी बेहतरीन लोग ला के बिठा लें, लेकिन ये जो यहाँ से अंदर से बैठ के जो घर के लोग हैं, यानी जो पाकिस्तान की होम ग्राउंड लोग हैं, उन्होंने अच्छा एडवाइस, ये जो होता है ना, मैं मशवरा की चीज़, मेरे दांत में दर्द होता मैं वही सवाल है, मेरे दांत में दर्द होता है, मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, उसकी फीस देता हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि मैं उससे रिश्तेदारी कर लूँ या उसको घर ले आऊँ। मुझे किसी कोई और प्रॉब्लम होता है, मैं पेट में कोई मसला होता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, उसकी फीस देता हूँ, काम कराता हूँ, एंड ऑफ स्टोरी। तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या वो हुकूमती मामलात, क्या वो हुकूमत के ख़जाने के ऊपर, मेरी राय यही रहेगी कि ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर स्टेक्स होने चाहिए। कि क्या वजह क्या बनी कि ऑपोजिशन में जब थे आप लोग, कंटेनर पे थे तो सारे एक साथ थे, उस वक्त पार्टी को डिफेंड करने के लिए, मीडिया को मुंह देने के लिए, कहीं भी बात करने के लिए वजीर आजम साहब यही थे ना जो चेयरमैन थे पार्टी के, आप लोगों को आगे करते थे। और आज वो लोग आ गए पार्टी में जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, और आप लोग को साइड कर दिया गया है। मशावरत किसी से भी हो सकती है बेहतरीन। जैसे अगर मुझे आज डॉक्टर की ज़रूरत है, तो मैं अभी ये नवाज शरीफ साहब जाके इंग्लैंड में लेटे हुए हैं, वहाँ पे लेटे हुए तो नहीं है, बैठे हुए हैं, तो लिहाजा ये उस लिहाज से कि जहाँ बेस्ट अवेलेबल है चीज़,
यानी एडवाइस पार्टी के के लिए अपने लोग बेस्ट नहीं है। देखिए बात औकात क्या चीज होती है, जैसे मैंने कहा कि किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर अगर कोई चीज इन हाउस मौजूद नहीं है तो उसको आप बाहर से आउटसोर्स करके एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्या उनको आप अपने इनर सर्कल में ले लेंगे, क्या आप अपनी कोर में ले लेंगे? मेरी राय ये है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप पार्टी बनाते हैं उसके साथ लोग जुड़ते हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ती हैं, उनके मकासद जुड़ते हैं, उनके ख्वाब जुड़ते हैं। जाहिर है कि इमरान खान साहब मेरा लीडर है, मेरा वाहिद इकलौता लीडर है ना। मेरा तो जिंदगी में ना पहले कोई लीडर रहा था और ना उस तरह से मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई और लीडर हूँ, तो मेरे तो सारे ख्वाब उस जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि वो पूरे वो चीज़ें जो हमने वादे किए, जो मुल्क पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें हैं, तो उसके ऊपर हमें मेहनत करनी है। और वो लोग जो पार्टी के अंदर, जिनकी जड़ें पार्टी के अंदर हैं, जिनके सांस पार्टी के अंदर हैं, जिनका सोना जागना पार्टी के अंदर है, वो लोग ये मकासद हासिल कर सकते हैं। नजीब हारून साहब, आप क्या करेंगे बहैसियत पार्टी बानी रुकन के? अब उनकी बात अगर नहीं बनती वज़ीर आज़म इमरान खान से, जो कि आपने मुलाकात की है एंड यू आर होपिंग फॉर इट, अगर वो नहीं होता जैसे कि जो अभी भी वादे हुए हैं 2 साल बाद भी अब नहीं जाके और इस मुलाकात के बाद भी नहीं होते, देन व्हाट विल यू डू? वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच देयर। मैं मेरे ख्याल के अंदर पार्टी के अंदर रहते हुए मुझे इसमें पूरा एतमाद है कि अगर मैं 24 साल पार्टी में सरवाइव कर सकता हूँ, अच्छे वक्तों में, बुरे वक्तों में, तो जैसे मेरा अपने अल्लाह के साथ भी ये लाड प्यार है, सुना ना, कि मेरा कि वरना मैं 22 साल में जाके पार्टी इक़्तिदार में आई, मैं फलांग के इधर जाता उधर, लेकिन मेरा भी अपने अल्लाह के साथ ये नखरा है कि यहीं से दे, और अल्लाह ने दिया कि 22 साल के बाद में एमएनए बना। एक ही पार्टी से ऑफर्स है ना जी हारून साहब? हमारे जैसे लोगों को कम ऑफर्स होती हैं, क्योंकि ये हम बिकाऊ नहीं है ना। देखो असल क्या चीज़ है कि एक वफादारी एक चीज़ होती है। आप किसी भी ख़ानदान से, किसी भी फैमिली से, किसी भी मामला से वफादारी निकाल लें तो बचेगा क्या? उसके लिए कोई अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है ना। तो वफादारी, मेरी लॉयल्टी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं, डेडिकेशन बोलते हैं, कि अगर आप अपने मकसद के साथ वफादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं और मकासद के साथ वफादार हैं, तो आप वहीं रह के, अंदर रह के, वहीं पर आपको अपना रोल प्ले करना है। तो आप कोई किराए के गुरिल्ले नहीं हैं कि किसी ने बोली लगाई और वो आप उधर कूद के चले गए और उसकी कव्वाली में शामिल हो गए, उसके सुर में जाके तालियां बजाने लगे। दैट्स नॉट द वे टू डू इट। और ये पाकिस्तान के अंदर ये अभी बहुत कुछ होना है, लोगों ने सही होना है, और एप्रिसिएशन लोगों का इस चीज़ के ऊपर होना है कि अगर कोई भी सियासी आदमी मकसद से ही वफादार नहीं है, अपनी पार्टी से ही वफादार नहीं है, तो फिर वो तो इस तरह से तो पूरा जो बर्बादी हो सकती है। जो कीमत लगा दे, ठीक है, जो घोड़े के ऊपर भाव लगा दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब हारून साहब आपका, आप अपने वक्त दिया। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे जी। एक तरफ इत्तेहादी नाला, दूसरी तरफ पार्टी के रहनुमा नाला। सवाल ये है कि क्या नए पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कुछ नई रीत डालेंगे आया वाकई, या फिर इसी तरीके से जो चीज़ें चलती रहेंगी। और अब इस टर्निंग पॉइंट पे जहाँ पे इस वक्त हुकूमत खड़ी हुई है, जहाँ एक तरफ इत्तेहादी आज 4 सीटों के साथ नाला होकर बैठ गए हैं, जहाँ पे अपनी पार्टी के लोग इस वक्त नाराज़ हैं, उनकी नाराज़ियाँ किस तरह से दूर की जाएंगी। पहले अपनी मेज़बान निदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।